हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे पायस के बारे में। पायस के बारे में देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं पायस का परिचय, फिर उसकी पहचान के बारे में और उसके उपयोग के बारे में आगे देखेंगे। तो जो पायस रहता है ये भी एक प्रकार का कोलाडी तंत्र होता है, लेकिन इसमें जो कोलाडी विलयन की दो अवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, ये दोनों अवस्थाएं ही द्रव रूप में पाए जाएंगी। माने कि वह कोलाडी विलयन जिसमें दोनों प्रवस्थाएं द्रव रूप में हो वह पायस कहलाएगा। तो जो पायस रहता है उसमें एक प्रकार का द्रव दूसरे प्रकार के द्रव में विसरित रहता है या फिर मिला हुआ घुला हुआ रहता है। तो जो पायस या इमल्सन है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में। तो जो दूध रहता है वो एक प्रकार का पायस रहता है, क्योंकि दूध में जो पानी ज़्यादा मात्रा में रहता है और उसमें जो द्रव अवस्था में वसा पाया जाता है, जिसका मंथन करने के बाद लास्ट में हमको घी मिलता है। तो जो द्रव रूप में उसमें वसा है, परिक्षिप्त प्रवस्था का काम करेगा, और उसमें जो पानी पाया जाता है दूध में वो परिक्षेपण माध्यम के रूप में रहता है। तो दूध एक प्रकार का पायस है। उसी प्रकार जो मक्खन रहता है, मक्खन में पानी कम मात्रा में रहता है और जो वसा है वो ज़्यादा मात्रा में रहेगा। तो वहाँ पे जो द्रव रूप में वसा रहता है मक्खन में, वो परिक्षेपण माध्यम का काम करेगा, और उसमें जो कम मात्रा में पानी पाया जाएगा वो रहेगा परिक्षिप्त प्रवस्था के रूप में। तो मक्खन और दूध पायस के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद जो पायस का विभाजन देखेंगे तो उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला रहता है तेल में जल प्रकार का, जिसको हम लोग बोलेंगे W इन वाटर। पहला प्रकार रहता है W इन वाटर, माने कि तेल में जल। जैसे हम लोग 50 में 100 में 90 नंबर पाया ऐसा लिखते हैं, तो ये बटा है, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं W/O, माने कि ऑयल, ये है ऑयल और ये है संक्षिप्त रूप वाटर का। तो वाटर इन ऑयल, तो तेल में जल प्रकार का पायस ये पहला है। इसमें क्या होगा, जो तेल है ज़्यादा मात्रा में रहेगा, परिक्षेपण माध्यम का काम करेगा, और पानी कम मात्रा में रहेगा और परिक्षिप्त प्रवस्था का काम करेगा। तो ये कहलाएगा तेल में जल प्रकार का पायस। इसका उदाहरण देखेंगे तो जो दूध है इसी प्रकार का उदाहरण है। उसके बाद इसमें दूध नहीं आएगा, उल्टा बोल डाली थी। जो मक्खन है वो इस प्रकार का पायस रहेगा, और कार्ड लिवर या फिर कोल्ड क्रीम जो रहते हैं वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा देखेंगे तो जल में तेल प्रकार का, तो उसको हम लोग लिखते हैं, जो दूसरा प्रकार है उसको लिखा जाता है जल में तेल प्रकार का, माने कि वाटर में ऑयल प्रकार का। तो ये हो जाएगा ऑयल और ये हो जाएगा वाटर। तो इसको O/W भी लिख सकते हैं। तो इसमें पानी ज़्यादा मात्रा में रहेगा परिक्षेपण माध्यम के रूप में, और जो तेल है वो कम मात्रा में रहेगा। तो इसके उदाहरण में आएगा दूध, वैनिशिंग क्रीम, ये सब इसमें आते हैं। अब हो गया पासी कारक देखेंगे। इसके बाद तो दो तेल और जल आपस में नहीं मिलते हैं, तो साधारण रूप से मिलाएंगे तो नहीं मिलेंगे, दो ठो परत बन जाता है। तो उसको साधारण भाषा में अमिश्रणीय द्रव बोलेंगे, क्योंकि आपस में नहीं मिलते हैं। तो दो अमिश्रणीय द्रव को जब मिला देते हैं आपस में और ऐसे ऐसे हिलाएंगे, हिलाने के बाद रखते हैं, तो कुछ समय बाद दो अलग अलग परत बन जाता है, माने कि दोनों आपस में मिल करके पायस नहीं बनाते हैं। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उसमें कोई तीसरा पदार्थ और मिला दिया जाता है, जिसके कारण पहले दो पदार्थ जो आपस में नहीं मिल रहे थे वो आपस में मिल करके पायस का निर्माण कर लेते हैं। तो जो तीसरा पदार्थ मिलाया जाता है वही कहलाता है पासी कारक, क्योंकि पायस का निर्माण कर रहा है तो पायस बनाने वाला है, तो उसको बोलेंगे पासी कारक। तो पासी कारक या इमल्सिफायर भी कहते हैं।
जो पायस को स्थायी करने हेतु, स्थायित्व रूप से पायस का निर्माण करने हेतु मिलाया जाता है। अब जो पायस है उसके पहचान, हम लोग दो प्रकार से पायस देखे। पहला था वाटर इन ऑयल और दूसरा था ऑयल इन वाटर। तो इन दोनों प्रकार के पायस का जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचान करेंगे कि कौन सा क्या पायस है, तो उसके लिए 3 विधियां बताई गई हैं। उसके द्वारा हम लोग पायस की पहचान कर सकते हैं। तो पहला है तनुता विधि। तनुता विधि को हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, इसलिए इसे माइक्रोस्कोपिक मेथड भी कहा जाता है। तो जो पायस रहता है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था पाई जाएगी और परिक्षेपण माध्यम पाया जाएगा। तो जब हम लोग पायस में जल की बूंद मिलाएंगे, माने कि पानी मिलाएंगे, तो अगर पायस में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वह पायस क्या होगा? जल में तेल प्रकार का होगा। अगर हम लोग पानी मिलाएंगे किसी पायस में और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वह जल में तेल प्रकार का पायस रहेगा। और अगर वह पायस डिस्टर्ब हो जाता है पानी मिलाने से या उसमें कुछ चेंजेस होता है तो वह जो पायस है वह तेल में जल प्रकार का होगा। माने पानी उसमें ज़्यादा मात्रा में रहता है इस वाले में, तो पानी और मिला देंगे तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए पानी मिलाने पे कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो ऑयल इन वाटर प्रकार का होगा पायस। लेकिन अगर पानी मिलाएंगे तो उसमें कुछ अंतर या डिस्टर्बेंस वहाँ पे दिखाई देगा, तो वो हो जाएगा वाटर इन ऑयल प्रकार का पायस। यह था पहला तनुता विधि। और इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं कि क्या उसमें चेंजेस हो रहा है उसको देखने के लिए, तो इसको माइक्रोस्कोपिक मेथड भी कहा जाता है। दूसरा है चालकता मापन विधि। तो चालकता मापन में क्या करेंगे, जो पायस रहेगा उसके चालकता को मापेंगे। तो उसके लिए जो वाटर रहता है या जल है वो ध्रुवीय विलायक है, H+ और OH- आयन में टूट जाता है। अगर उसमें कुछ विद्युत अपघट्य मिला दिए जाते हैं पानी में तो उसकी क्या हो जाएगी? चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि जल खुद 2 भागों में टूटता है, प्लस आयन और माइनस आयन में। उसमें अगर विद्युत अपघट्य मिला देंगे तो विद्युत अपघट्य भी 2 भागों में टूट जाएगा, तो उस पूरे विलयन की जो चालकता है उसका मान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो चालकता का मान बढ़ जाता है, तो उसका मतलब क्या होगा? वहाँ पे जो जल है वह परिक्षेपण माध्यम के रूप में लिया गया है, यह स्पष्ट होगा। अगर पायस में हम लोग जल मिलाते हैं तो उसके विद्युत अपघट्य मिलाने पर उसकी चालकता में अगर कोई अंतर नहीं आएगा तो क्या होगा? वहाँ पे जो तेल है उसको परिक्षेपण माध्यम के रूप में लिए हैं। तो जब चालकता का मान बढ़ेगा तो वाटर परिक्षेपण माध्यम के रूप में रहेगा, तो O/W प्रकार का पायस रहेगा। लेकिन जब चालकता का मान नहीं बढ़ता है तो W/O प्रकार का पायस रहेगा। यह हो गया दूसरी विधि। तीसरी विधि देखेंगे रंजक परीक्षण विधि। रंजक माने कि होता है डाई, माने कलर चेंज होगा कि नहीं। तो रंजक का जो रंग है वो किसी भी कलर को हम लोग तेल में डालेंगे तो जल्दी फैल करके कलर शो करता है, लेकिन पानी में डालेंगे तो उतना डार्क उसका कलर दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए जो अगर हम लोग रंजक को डालेंगे या डाई को डालेंगे किसी भी पायस में, तो अगर उसमें परिक्षेपण माध्यम तेल के रूप में परिक्षेपण माध्यम है तो जल्दी से कलर शो करेगा, माने कि W/O टाइप का पायस रहेगा। लेकिन अगर कलर शो नहीं करता है तो वहाँ पे पायस में अगर कलर प्रकट नहीं होता है, कलर शो नहीं करेगा, तो O/W प्रकार का पायस रहेगा। ये हो गया उनको पहचानने की विधि। अब अगला देखेंगे पायस के उपयोग। तो जो धात्विक प्रक्रम रहता है, धात्विक प्रक्रम माने कि
जो अयस्क रहेगा उससे धातुओं का निष्कर्षण शोधन करने की जो विधि है 9वीं 10वीं में पढ़ ली है सबको। इन सब विधि में जो झाग उत्प्लावन विधि रहता है एक ठो, उसके द्वारा धातुओं का जो है धात्विक अयस्कों का सांद्रण के द्वारा शोधन किया जाता है। तो इसमें जो बारीक पाउडर रहता है धात्विक अयस्क का, उसको तेल के साथ मिला करके उपचारित करके इस प्रयोग को करते हैं। तो वहाँ पे जो पायस का निर्माण होता है तेल के साथ, इसलिए यह पायस का पहला उपयोग है। दूसरा देखेंगे कि जो सड़क के निर्माण होता है उसमें जल में पासीकृत एस्फाल्ट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है दूध, जो कि दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं उसके, भोजन के रूप में काम आता है। इसमें यह भी एक प्रकार का पायस है, O/W प्रकार का। तीसरा उपयोग है कई प्रकार की जो दवाइयाँ रहती है वो पायस के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि कार्ड लीवर ऑयल, ये सब पायस हैं। उसके बाद जो साबुन और अपमार्जक है उसकी क्रियाविधि भी पासीकरण के द्वारा होता है, और जो जल में तेल प्रकार का पायस वहाँ पे पाया जाता है। जल में तेल प्रकार का पायस साबुन और डिटर्जेंट की क्रियाविधि में पाया जाता है, जिसके कारण जो गंदगी रहता है जल ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे रहता है और मैल या गंदगी कम रहता है, तो मैल या गंदगी जल में घुल करके बाहर निकल जाता है। तो यहाँ भी पासीकरण का उपयोग होता है। उसके बाद अमाशय और छोटी आंत में वसा का जो पाचन है वो पासीकरण की क्रिया के द्वारा कंप्लीट होता है। यह हो गया पायस का उपयोग। अब इस पूरे चैप्टर में हम लोग कोलाइड के बारे में पढ़े हैं, तो अब देखेंगे हम लोग कोलाइड रसायन के उपयोग। तो जो वह रसायन जिसके अंतर्गत कोलाइड का स्टडी किया जाता है वो कहलाएगा कोलाइड रसायन। और उसका एप्लीकेशन देखेंगे तो हर क्षेत्र में, जैसे वायुमंडल में, दैनिक जीवन में, कंपनियों में, प्राकृतिक जो क्रियाएं होती हैं उन सब में कोलाइड का कहीं न कहीं कुछ न कुछ उपयोग पाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे उसका उपयोग धुएं का अवक्षेपण। तो धुएं के जो अवक्षेपण है उसमें जो कंपनी रहता है उसमें बहुत सारा धुएं निकलता है। धुआं में क्या पाया जाता है, कार्बन के कण और बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसके कारण उसका कलर एकदम काला काला दिखाई देता है। और जो क्षेत्र कंपनी या प्लांट से संपर्क में है वहाँ का जो वातावरण है या पत्तियों पे काला काला धुआं के कारण कार्बन के कण पाए जाते हैं। तो उसी धुएं को साफ करने के लिए कोलाइड रसायन का उपयोग होता है। तो उसमें क्या किया जाता है, जो धुएं में कार्बन के कण पाए जाते हैं उन कार्बन कणों में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। माने कि जो कार्बन के कण रहेंगे उस पर ऋणात्मक आवेश पाया जाएगा। और जो चिमनी बनाई जाती है कंपनी में वहाँ पे इस प्रकार से जो चिमनी है ये, तो उसके अंदर ये धन आवेश वाला प्लेट है और ये प्लेट पे उच्च इलेक्ट्रिक बोल्ट लगाया जाता है 50,000 वोल्ट का, जिसके कारण ये जो प्लेट है इस प्लेट पे धन आवेश रहता है। तो ये धन आवेश वाला इलेक्ट्रोड प्लेट चिमनी के अंदर लगा रहता है। यहाँ से जो गंदगी वाला धुआं को जब यहाँ से आता है धुआं, यहाँ से इसमें प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से होते हुए ऊपर जाएगा। तो जो धुआं में है कार्बन में ऋण आवेश पाया जाता है और इसके अंदर जो प्लेट है उसमें धन आवेश पाया जाएगा। तो ये एक दूसरे को डिस्चार्ज कर करके उदासीन होके जो कार्बन के गढ़ है यहाँ से ऐसे नीचे गिरते गिरते यहाँ पे बैठ जाते हैं, और जो धुआं रहेगा उसमें कार्बन की अशुद्धियाँ यहाँ पर उदासीन होकर के नीचे गिर जाएंगे और यहाँ पे आकर के बैठ जाएंगे। और यहाँ पे जो साफ धुआं है जिसमें कार्बन के कण एब्सेंट रहेंगे, यहाँ से साफ धुआं बाहर निकल जाता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा धुएं का शोधन किया जाता है। तो यह है कोलाइडी रसायन का पहला उपयोग। और यह जो उपकरण है उसको कार्टेल और छेपक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चेम्बर है इसमें डीसी माने कि डायरेक्ट करंट भेजा जाता है,
जिसके कारण जो धुएं में कार्बन रहता है वो अवक्षेप के रूप में यहाँ पे बैठता है, इसलिए इसको कार्टेल अवक्षेपक के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो दूसरा है वो है पेयजल का शुद्धिकरण। तो नदी झीलों में जो पानी है, नदी और झील में जो पानी रहता है, पानी प्रवाहित होता है, उसमें भी कई प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। तो जब उनको शुद्ध करना रहता है, उनका शोधन करना रहता है, तो उसके लिए पेयजल के शुद्धिकरण में कोलाडी का उपयोग होता है। तो शुद्धिकरण के लिए जो पोटास एलम या एल्यूमिनियम सल्फेट को उसमें मिलाया जाता है। तो जो फिटकरी रहता है या फिर ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, उन सबको उसमें मिलाते हैं। तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट अगर मिलाया जाता है तो उसके कारण एल्यूमिनियम 3 आयन बनता है। Al3+ आयन एल्यूमिनियम सल्फेट से मिलता है, तो इसमें प्लस चार्ज रहता है, और जो अशुद्धि रहेंगे उसमें माइनस चार्ज रहेगा, जिसके कारण जो ऋणात्मक आयन रहते हैं, मिट्टी रहते हैं या फिर अन्य जो कण रहते हैं, उनको ये प्लस आयन उदासीन कर देता है, और मृदा के कणों जो रहेंगे उनका नीचे स्कंदन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएंगे, और जो पानी पीने के लिए मिलता है वो शुद्ध रूप में मिलेगा। तो गंदे पानी से अशुद्धियों को फिटकरी या पोटास के द्वारा स्कंदित करके साफ पानी की प्राप्त करने में इसका उपयोग होता है। तीसरा है कोलाडी औषधियाँ। तो कई प्रकार की जो दवाएं हैं वो कोलाडी प्रकृति की रहती हैं, जिनका उपयोग किया जाता है। तो कोलाडी गोल्ड युक्त जो अंतरपेशीय इंजेक्शन उपयोग किए जाते हैं। पेशी के अंदर जो डाले जाते हैं इंजेक्शन, उसमें कोलाडी युक्त वह इंजेक्शन रहता है जिसका उपयोग होता है। एंटीमनी का भी औषधि के रूप में कोलाडी विलयन के रूप में यूज होता है, काला जार को ठीक करने के लिए। मैग्नीशिया का जो उपयोग है, मैग्नीशिया का दूध जो कि एक पायस है, उसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में पेट में जो अम्लता पाई जाती है उसको कम करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जो बहुत सारी जो कोलाडी औषधियाँ हैं उनका प्रभावकारी रूप से उपयोग वर्तमान में हो रहा है। अब चौथा है मल जल से गंदगी को अलग करना। तो जो नालियों में गंदा पानी बहता रहता है, सीवेज से जो गंदा पानी रहता है गटर में बहते रहते हैं शहरों में, वहाँ पे गंदे पानी मल मूत्र जो भी रहता है वो सब कोलाडी अवस्था में रहते हैं। उसमें धूल के कण और गंदगी भी पाया जाता है। तो उन सब कणों में भी ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। तो ये अवशिष्ट पदार्थों को ऐसे टैंक से गुजारा जाता है जिसमें कि उच्च विभव वाले धात्विक इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। जैसे ये गटर है, गटर का पानी इसमें बह रहा है, तो इसमें ऐसे धात्विक इलेक्ट्रोड, एक में धन आवेश रहेगा, ऋण आवेश, धात्विक इलेक्ट्रोड वाले उसको टैंक में से गुजारते हैं, जिसके कारण जो अशुद्धि में अगर ऋण आवेश रहेगा तो धन आवेश पे जाके अवक्षेपित हो जाएगा, और धन आवेश रहेगा तो ऋण आवेश पे जाके अवक्षेपित हो जाएगा। तो यहाँ पे स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है उनका, और जो गटर का पानी रहता है उसको भी साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एकत्रित जो पदार्थ रहता है, इस प्रकार का पदार्थ उसको खाद के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। अब है रबर प्लेटिंग। तो जो रबर रहता है उसका साल बनता है, रबर का कोलाडी विलयन बनेगा तो उसमें ऋण आवेशित लेटेक्स पाए जाते हैं। रबर के कोलाडी विलयन में ऋण आवेशित लेटेक्स पाया जाता है। तो इनका जो स्कंदन अगर करेंगे इस कोलाडी विलयन का, तो रबर मिलेगा। रबर के कोलाडी विलयन के स्कंदन से रबर मिलता है। तो बहुत सारी वस्तुएं जिनको हम लोग रबर प्लेटिंग करना रहता है, माने कि किसी भी वस्तु के बाहर में अगर रबर का कवर या प्लेटिंग चढ़ाना रहता है, तो उसको क्या करेंगे, एनोड के जगह पे रख दिया जाता है। विद्युत अपघट्य के विलयन में
और यहाँ पे लेटेक्स अगर रखते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने पे क्या होगी, यह लेटेक्स जा करके यहाँ पे जमा होने लगेगा और यह कोई भी वस्तु है जिसके ऊपर रबर की परत चढ़ जाती है। तो रबर प्लेटिंग में भी इसका उपयोग होता है कोलाडी का। तो ऋण आवेशित जो रबर के कण रहेंगे उन वस्तुओं पे जा करके एकत्र हो जाएंगे और एकत्र होने के कारण इसके चारों ओर आवरण बना लेंगे और इस पे रबर प्लेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो फोटोग्राफी है उसमें भी उपयोग होता है कोलाडी विलयन का। तो जो AgBr माने कि सिल्वर ब्रोमाइड का जो जिलेटिन रहता है उसमें कोलाडी साल को जो कांच या ग्लास जो रहता है उसकी प्लेट या सेल्यूलाइट की जो पत्र या पेपर रहेगा उस पर प्रयुक्त किया जाता है, यूज किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो जिलेटिन में बना हुआ कोलाडी विलयन रहता है उसको सेल्यूलाइट पेपर या फिर ग्लास के प्लेट के ऊपर यूज करते हैं और प्रकाश संवेदी फिल्म का तैयार करते हैं। प्रकाश के प्रति जो सेंसिटिव रहेगा ऐसे फिल्म का निर्माण करेंगे जिसका उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। अब आता है साबुन। तो साबुन को जान ही रहे हो सब लोग कि एक औद्योगिक प्रक्रिया है साबुन का निर्माण। और साबुन और डिटर्जेंट का जो उपयोग है क्या करते हैं, सफाई क्रिया में किया जाता है और कोलाडी प्रकृति के आधार पे इसका उपयोग सफाई करने में करते हैं। तो यह जो भी कपड़े और शरीर पे तेल या ग्रीस चिपके रहते हैं उनको क्या करेंगे, पाशीकृत करेंगे और जल के पृष्ठ तनाव को भी कम करते हैं और धूल और तेल के कण कपड़े और शरीर से अलग होकर के साफ हो जाते हैं। जो कोलाडी विलयन होने के कारण जो धूल के कण हैं वो अधिशोषित होकर के सफाई की क्रिया में अपना सफाई की क्रिया को पूरे करेंगे। अब देखते हैं रासायनिक युद्ध सामग्री या फिर धूम्र के आवरण में कोलाडी विलयन का उपयोग। तो जो युद्ध के समय जो अपोजिट टीम रहेगी दूसरे टीम वालों को दुश्मन के क्रियाकलाप को छुपाने के लिए क्या किया जाता है, स्मोक स्क्रीन का वहाँ पे निर्माण किया जाता है। तो जो स्मोक रहता है उसी को बोलते हैं धूम्र। और यहाँ पे टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 जैसे पदार्थों का कोलाडी निलंबन का उपयोग किया जाता है और उसको हवा में छोड़ेंगे तो हवा के साथ कोलाडी विलयन बनेगा। तो वहाँ पे एरोसॉल का निर्माण होता है और सफ़ेद धुएं का आवरण वहाँ बन जाता है जिसके कारण युद्ध में इसका बहुतायत से उपयोग होता है। अब है रंगने की क्रिया। तो रंगीन करने के लिए, पेंट करने के लिए जो रंगने की क्रिया है उसमें मार्टेंट नाम के कोलाडी कणों का उपयोग रंजक के रूप में अधिशोषण की क्रिया द्वारा होता है। अब है टैनिन। तो टैनिन में क्या आता है, त्वचा या फिर चमड़ा जो रहता है उसमें प्रोटीन क्या पाई जाती है, जंतुओं की या जीवों की जो त्वचा रहेगा स्किन रहता है उसमें प्रोटीन कोलाडी अवस्था में पाई जाती है। तो चमड़े जो मरे हुए जीव रहते हैं उनका चमड़ा को निकाल लिया जाता है जूता चप्पल सब बनाने के लिए। तो जो चमड़ा या खाल रहता है उसमें कोलाडी कण पाए जाते हैं और उन कोलाडी कणों पे धन आवेश पाया जाएगा। तो उसमें उसको क्या करेंगे, पहले साफ करेंगे चमड़े को। तो उसके लिए टैनिन विलयन का उपयोग किया जाता है जिसमें ऋण आवेशित कण रहेगा। चमड़े में जो भी रंजक रहेंगे या फिर कण रहेगा उस पर धन आवेश रहेगा और टैनिन विलयन में ऋण आवेश रहेगा। तो उस विलयन में उसको डुबाने पे क्या होता है, उसमें जो भी गंदगी रहेगी धन आवेशित वाला वो नीचे बैठ करके स्कंदित हो जाएगा और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है टैनिन। तो चमड़ा जो है उसको कड़ा करने के लिए स्किन जो मुलायम रहती है उसको कड़ा करने के लिए टैनिन की प्रक्रिया में कोलाडी विलयन का उपयोग होता है। और यहाँ पे क्रोमियम के लवण का विलयन को टैनिन के स्थान पे भी यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग क्रोमियम के लवण को यूज करेंगे तो वह प्रक्रिया क्रोम टैनिन कहलाएगी
क्योंकि टैनिन में क्रोमियम का यूज हो रहा है तो क्रोम टैनिन हो जाएगा। अब है प्रकृति में कोलाइड। तो जो डेल्टा का निर्माण होता है, जब नदी का जल बहते हुए कहाँ मिलेगा, समुद्र में मिलता है, तो जो नदी का जल कोलाडी प्रकृति का रहता है उसमें बहुत सारे मिट्टी, अपशिष्ट पदार्थ, कार्बन के कण, धूल, मिट्टी मिले हुए रहते हैं नदी के जल में। तो उसमें जो मिट्टी के कण रहेंगे पानी में घुले हुए रहते हैं, निलंबित रहते हैं। तो नदी का जल जब समुद्र में जाकर के मिलता है तो समुद्र के जल में क्या रहेगा, बहुत सारे आयन पाए जाते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित। तो जो समुद्र का जल है विद्युत अपघट्य का काम करेगा और मृदा के जो कण हैं, मिट्टी के कण, समुद्र के जल में जो आयन पाए जाएंगे अपने अपोजिट आयन के संपर्क में आकर वहां पर के स्कंदित हो जाएंगे। तो समुद्र जब नदी में मिलता है तो उसके पहले मिट्टी का अवक्षेप या अवसाद का निर्माण होता है जो कि डेल्टा कहलाता है। तो वही है डेल्टा का निर्माण उसमें हो जाता है। दूसरा है मिट्टी। तो मिट्टी में उपजाऊ जो मिट्टी रहती है वो कौन सी प्रकृति की रहेगी, कोलाडी प्रकृति की। तो उसमें ह्यूमस पाया जाता है जो कि रक्षी कोलाइड का कार्य करता है, कोलाडी का रक्षण करता है, जिसके कारण कोलाडी प्रकृति मिट्टी में पाई जाती है ह्यूमस के कारण और उसमें नमी की मात्रा बनी रहती है। वर्षा जो होता है उसमें भी बादल में जो भी बूंद के कण, पानी के कण, कार्बन के कण, जो भी कण पाए जाएंगे हवा में, वो हवा में पाए जाएंगे तो उसको बोलेंगे एरोसाल। एयर माने हवा। तो वहाँ पे जो बादल है क्या रहेंगे, एरोसाल होते हैं और उसमें जल की बूंदें हवा में निलंबित रहती हैं। जब बादल उड़ते उड़ते कहाँ पे पहुँचता है, ठंडे क्षेत्र में पहुँचेगा तो बहुत सारी जो छोटी छोटी बूंदें रहती हैं उनका संघनन हो जाता है, माने कि मिलते हैं आपस में और संघनन होने के बाद बड़ी बड़ी बूंदें बनाएंगे। उसके बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो आकर्षित होकर के नीचे पानी के रूप में वर्षा करते हैं। आकाश का नीला रंग, जो आसमान को देखने पे नीला दिखाई देता है, तो जो वायु में माने कि हवा में, एयर में धूल के कण पाए जाते हैं, निलंबित कण, वहाँ पे वो क्या करेंगे, प्रकाश को अपने से टकरा करके फिर से प्रकाश लौटता है, उन कणों से टकरा करके प्रकाश बार बार टकराएगा, बार बार लौटेगा, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है धूल के कण जो हवा में पाए जाएंगे उनके द्वारा। तो बार बार प्रकाश के प्रकीर्णन से वहाँ से प्रकीर्णन होगा तो वो प्रकीर्णन जो है हमारी आंखों तक पहुँचता है और आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। पुच्छल तारे की जो पूंछ दिखाई देती है उसका भी कारण यही है, कोलाडी विलयन। तो इसमें जो पुच्छल तारा रहता है जिसको कॉमेट्स सभी बोलते हैं, तो जो पुच्छल तारा है वो तीव्र गति से माने बहुत जोर से जल्दी जल्दी गति से गमन करता है, बहुत तीव्र गति से चलता है, गति करता है। तो जो अपने पीछे रहेगा, अपने पीछे आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे जो भी ठोस के कण रहेगा उसको हवा में छोड़ते जाएगा और निलंबित कणों को हवा में छोड़ेगा तो हवा के साथ मिल करके निलंबन प्रकार के कोलाडी विलयन बनाएंगे। अब ये जो कण हैं वो तो आगे बढ़ गया पुच्छल तारा, तो उसके पीछे जो भी कण छूट रहे हैं आगे बढ़ेगा, पीछे जो कण छूटेगा वो निलंबित हो जाते हैं हवा में और वो प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे और वही जो प्रकाश है उसमें टिंडल प्रभाव टाइप से टिंडल कोन का निर्माण होगा, जिसके कारण जो पुच्छल तारा है उसके पूंछ की आकृति के समान दिखाई देता है। अब है इसका ब्लड या फिर रक्त या जिसको खून भी बोलते हैं। तो जो रक्त है यह भी एक प्रकार का कोलाडी विलयन रहता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है Hb हीमोग्लोबिन, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन Hb पाया जाता है, यह जो हीमोग्लोबिन है उस पे ऋणात्मक आवेश रहता है और इस पे अगर कम मात्रा में FeCl3 या फिर फेरिक क्लोराइड FeCl3
या फेरिक क्लोराइड इस पर थोड़ी सी मात्रा में भी मिलाते हैं तो जो घाव से रक्त का बहना बंद हो जाता है। कहीं पे कट गए हैं, ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन रहेगा तो उसमें ऋण आवेश रहेगा। अगर उस पर हम लोग कम मात्रा में भी FeCl3 का सॉल्यूशन डालेंगे, जहाँ पे कटा हुआ है, ब्लड निकल रहा है वहाँ पे, तो इसमें Fe जो Cl3 रहता है, इसमें Fe3+ आयन पाया जाएगा। तो Fe3+ आयन इसके ऋण आयन को क्या करेगा, उदासीन कर देगा, और उदासीन करने के कारण वहाँ पे ब्लड का स्कंदन हो जाता है, जमाव हो जाता है और ब्लड का बहना रुक जाता है। तो ये सब थे कोलाडी विलयन के उपयोग। और जो कोलाडी गुणों के कारण कोलाडी विलयन का बहुत सारे उपयोग हैं। इसके अतिरिक्त जो स्याही रहता है, पेन की स्याही, पेंट करने का जो कलर रहता है पेंट, उसमें रबर में या फिर स्नेहक के रूप में, ये सब कोलाडी विलयन के निकाय रहते हैं, सिस्टम रहते हैं, कोलाडी सिस्टम के रूप में रहते हैं, और उनका बहुत सारा उपयोग दैनिक जीवन में पाया जाता है। इसके साथ ही जो मक्खन रहेगा, दूध रहेगा, दही रहेगा और घी रहता है, इन सब का उपयोग भी डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, जो कि कोलाडी विलयन या फिर पायस का ही एग्जाम्पल रहता है। यहाँ पे चैप्टर 5 पृष्ठ या सतह रसायन कंप्लीट होता है। इससे आगे हम लोग अगले अध्याय को अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसमें से अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग को अगला अध्याय देखना है, जिसमें दिया गया है तत्वों के पृथक्करण की विधियां तथा सामान्य सिद्धांत। आज के लिए बस यहीं तक।